दोस्तों वो दिन था 29 जुलाई साल 2019 का। और 29 जुलाई साल 2019 को पूजा सिंह डे नाम की एक महिला जो कि कोलकाता से बेंगलोर के लिए बाई फ्लाइट निकलती है। और जब ये बेंगलोर पहुंच जाती है तो उसके बाद में, चूंकि इसने ऑनलाइन एक टैक्सी बुक कर रखी थी पहले से ही, उसके बाद में वो टैक्सी आती है और उसको इसके होटल तक छोड़ देती है। दरअसल जो पूजा सिंह डे थी ये पहले मॉडलिंग का काम किया करती थी और अब इसका इवेंट मैनेजमेंट का काम था। और इसी इवेंट मैनेजमेंट के काम के सिलसिले में जो पूजा सिंह डे थी ये कोलकाता से बेंगलोर आई थी। लेकिन पूजा जब उस टैक्सी में अपने होटल तक जा रही थी तो पूजा को कहीं ना कहीं उस टैक्सी ड्राइवर का जो नेचर था ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया था। इसलिए पूजा उस टैक्सी ड्राइवर से कहती है कि भैया 31 तारीख को मुझे वापसी जाना है, और अगर आप मुझे 31 तारीख को पिक कर लेंगे तो फिर मुझे बड़ी आसानी हो जाएगी। और दोस्तों अगर कहीं ना कहीं कोई भी टैक्सी ड्राइवर जो ऑनलाइन टैक्सी चलाता है और वो ऑफलाइन अगर किसी से डील कर देता है तो ऐसे में टैक्सी ड्राइवर और कस्टमर इन दोनों को फ़ायदा हो जाता है। लिहाजा जो पूजा थी इस टैक्सी ड्राइवर से ऑफलाइन डील 1200 रुपये में कर लेती है और उसके बाद में इसको अपना नंबर वगैरह दे देती है। और उसके बाद में पूजा सिंह अपने काम पर चली जाती है। उसके बाद में तारीख आ जाती है 31 जुलाई साल 2019। और 31 जुलाई साल 2019 को जो पूजा सिंह डे थी ये अपने कमरे से निकलती है, लेकिन अपने रूम से, होटल के उस रूम से निकलने से पहले इसने अपने पति को कोलकाता में फ़ोन कर दिया था। और इसने बताया था कि वो अपने रूम से निकल रही है और दोपहर तक वो वापस से कोलकाता पहुंच जाएगी। उसके बाद में पूजा जो थी अपने पति का फ़ोन कट कर देती है और टैक्सी आ जाती है और उस टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। लेकिन दोस्तों दोपहर का जब समय होता है तो जो पूजा के पति थे उनको रियलाइज़ होता है कि अब तक तो पूजा को लौट कर आ जाना चाहिए था, लेकिन पूजा अभी तक नहीं आई थी। फिर पति इंतज़ार करते रहते हैं और लगभग लगभग शाम होने को आई थी, लेकिन पूजा का कहीं पर भी कोई पता नहीं था। इस समय पर पूजा को घर वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन जब पूजा लौटकर नहीं आती है तो जो पूजा के पति होते हैं ये पूजा के मोबाइल पर बार बार फ़ोन लगाते हैं। लेकिन पूजा के दोनों मोबाइल पर फ़ोन लगाने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं था, दोनों ही मोबाइल स्विच ऑफ बता रहे थे। अब पूजा के पति परेशान होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रही थी ये पूरी घटना। इस वजह से जो पूजा के पति होते हैं ये पूजा के जितने जानने वाले, जितने कलीग्स जो साथ में काम करते थे उन सबको कॉल करते हैं। और उन सबको कॉल करने के बाद में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पूछते हैं कि पूजा कहाँ है, क्या पूजा के बारे में तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जितने भी दोस्तों से, जितने भी मिलने वालों से पूजा के पति ने कोई भी इन्फॉर्मेशन मांगने की कोशिश की तो सबने यही कहा कि पूजा के बारे में हमारे पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब जब पूजा के पति हर जगह से निराशा पाते हैं तो उसके बाद में पूजा के पति फैसला करते हैं कि मुझे जल्द से जल्द इस मामले में पुलिस कंप्लेंट करना चाहिए और मुझे अपनी पत्नी पूजा सिंह डे की मिसिंग कंप्लेंट फाइल कराना चाहिए। और पूजा के पति पुलिस थाने के लिए निकल ही रहे होते हैं कि उसी समय पूजा के मोबाइल नंबर से उनके मोबाइल पर एक टेक्स्ट आता है। उस टेक्स्ट मैसेज में ये लिखा होता है कि मैं सम इमरजेंसी मीटिंग की वजह से हैदराबाद आई हूँ और मुझे कुछ पैसों की बहुत इमरजेंसी नीड है। मुझे 5 लाख रुपए बहुत अर्जेंटली चाहिए, आप मुझे 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब दोस्तों पहली दफ़ा में अगर कोई भी व्यक्ति इस मैसेज को देखेगा तो समझ जाएगा कि शायद पूजा किसी इमरजेंसी काम से हैदराबाद पहुंच गई हो और उसे कुछ पैसों की ज़रूरत हो तो वो पैसे मांग रही है। लेकिन पूजा के पति ये नोटिस करते हैं कि ये जो इंग्लिश में मैसेज टाइप किया गया है, दरअसल ये इंग्लिश पूजा की लिखी हुई बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पूजा इंग्लिश बहुत अच्छे से लिखती थी और उसकी जो इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक कभी नहीं हुआ करती थी। लेकिन जिसने भी ये मैसेज टाइप किया है वो मैसेज लिखने वाला कम पढ़ा लिखा है और उसकी इंग्लिश में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। इस वजह से पूजा के पति तुरंत समझ जाते हैं कि ये पूजा के मोबाइल पर पूजा तो नहीं है बल्कि कोई और है। उसके बाद में सीधा पुलिस थाने पहुंचते हैं और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में अपनी पत्नी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। ना कि मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराते हैं बल्कि वो ये भी बताते हैं कि उनकी पत्नी के मोबाइल से उनको एक मैसेज आया है और जिस मैसेज से मुझे ये डाउट है कि इस मैसेज में उनकी पत्नी पूजा नहीं बल्कि कोई और है। कायदे में दोस्तों पुलिस को इस मामले को दर्ज कर कर तुरंत से तुरंत कोलकाता पुलिस से कांटेक्ट करना चाहिए था। सॉरी, कोलकाता पुलिस को बेंगलोर पुलिस से कांटेक्ट करना चाहिए था। लेकिन दोस्तों वहाँ की पुलिस ऐसा नहीं करती है, बल्कि मिसिंग कंप्लेंट फाइल तो करती है और पूजा के पति को घर वापस भेज देती है। कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पत्नी बहुत जल्द से जल्द घर लौट आएगी। क्योंकि दोस्तों कोलकाता पुलिस अभी तक यही समझ रही थी कि पूजा एक पढ़ी लिखी लड़की है और हो सकता है कि वो काम के सिलसिले में कहीं गई हो, जल्द वापस आ जाएगी। लेकिन दोस्तों उसके बाद में तारीख आ जाती है 1 अगस्त साल 2019 और इस 1 अगस्त साल 2019 को बेंगलोर के एयरपोर्ट से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर
कुछ लोग वहाँ पर टहल रहे होते हैं और कुछ लोगों को दिखाई पड़ता है कि एक महिला औंधे मुँह पड़ी हुई है। जब वो लोग उस महिला को उठाने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि उस महिला की मौत हो चुकी है, जिसके सर को किसी भारी भरकम पत्थर से कुचला गया है और जिस्म पर भी कई सारे चाकू या फिर किसी तेज धारदार हथियार के निशान हैं। लिहाजा वहाँ से जो लोग होते हैं तुरंत इस बात की सूचना नज़दीकी पुलिस थाने में दे देते हैं। नज़दीकी पुलिस थाने की पुलिस पहुँचती है। सबसे पहले उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है, उसके फोटोग्राफ सारी चीज़ें कलेक्ट कर कर उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। अब इधर पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिरकार ये महिला कौन है, और आस पड़ोस के जितने भी पुलिस थाने थे उन सारे ही पुलिस थानों में सूचना भिजवाती है कि 1 से 2 दिन के भीतर अगर किसी की भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की गई हो तो हमें बताओ। लेकिन दोस्तों वहाँ पर बेंगलोर के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी महिला की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई थी आस पड़ोस के इलाकों में। उधर पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आती है उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बहुत वाज़ेह तरीके से क्लियरली मेंशन किया गया था कि इस महिला की मौत 24 से 48 घंटों के भीतर ही हुई है और इस महिला के जिस्म पर तकरीबन 22 बार किसी चाकू से वार किया गया है और उसके बाद में इसके सर को किसी भारी भरकम पत्थर या फिर किसी भारी भरकम चीज़ से कुचला गया है, जिससे डेड बॉडी की शिनाख्त न की जा सके। पुलिस वाले उस डेड बॉडी के पास से कुछ आइडेंटिटी कार्ड या फिर कुछ मोबाइल फ़ोन ऐसा खंगालने की तमाम कोशिशें करते हैं, लेकिन दोस्तों ना क्राइम सीन पर ना उस महिला के पास में ऐसा कोई भी प्रूफ, ऐसी कोई भी आइडेंटिटी बरामद नहीं होती है। दोस्तों पुलिस को जब ना तो कोई आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, ना कोई मोबाइल फ़ोन मिलता है और ना बेंगलोर के आस पड़ोस के इलाकों से किसी भी थाने से किसी भी गुमशुदा महिला की कोई पहचान या फिर कोई भी रिपोर्ट्स नहीं मिलती है, तो पुलिस वाले भी समझ जाते हैं कि हो सकता है कि ये महिला कहीं दूर की महिला हो। लेकिन दोस्तों पुलिस वाले अपनी तमाम कोशिशें कर लेते हैं, 1-2 दिन इंतज़ार करते हैं कि कोई आए और डेड बॉडी को क्लेम कर ले। लेकिन दोस्तों जब कोई भी डेड बॉडी को क्लेम करने नहीं आता है तो फाइनली पुलिस वाले जो होते हैं ये कानूनी हिसाब से उस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करने से पहले पुलिस वालों ने उस डेड बॉडी के डीएनए सैंपल्स, उसके कपड़े और उसके कुछ फोटोग्राफ्स कलेक्ट करके रख लिए थे। अब दोस्तों भले ही पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया था, लेकिन पुलिस इस ब्लाइंड मर्डर को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहती थी। पुलिस कैसे भी कर कर इस महिला की आइडेंटिटी और किसने कत्ल किया था, क्यों किया था, ये सारी चीज़ें जानना चाह रही थी। लिहाजा फिर क्या था, पुलिस उसके बाद में इस महिला के जो कपड़े होते हैं, चूँकि वो एक ब्रांडेड कपड़े थे, तो जिस ब्रांड के वो कपड़े थे उसी ब्रांड के शोरूम में पहुंचती है बेंगलोर के अंदर और पता करती है कि इस तरीके के कपड़े किस महिला ने खरीदे हैं। तो वहाँ पर पता चलता है कि ये जो कपड़े हैं यहाँ से नहीं बल्कि कोलकाता से खरीदे गए हैं। फिर उसके बाद में पुलिस सीधा कोलकाता पहुँचती है और उसी ब्रांड के शोरूम में पहुँच जाती है और डिटेल्स कलेक्ट करती है कि आखिरकार ये कपड़े किसने और कब और कैसे खरीदे थे। तो आखिरकार फाइनली उस शोरूम से पुलिस को उस महिला की डिटेल्स मिल जाती है। फिर उसके बाद में पुलिस उस पूरे एरिया के अंदर जितने भी पुलिस थाने थे उन सारे ही पुलिस थानों के अंदर मिसिंग कंप्लेंट्स दर्ज कर हुए भी देखती है। अब जब मिसिंग कंप्लेंट्स को चेक करती है तो एक मिसिंग कंप्लेंट्स ऐसी होती है जो इस डिटेल के साथ में मैच कर जाती है और ये मिसिंग कंप्लेंट किसी और ने नहीं बल्कि पूजा सिंह डे के पति ने ही दर्ज कराई थी। अब पुलिस को जो डिटेल शोरूम से मिली थी, दूसरी डिटेल पुलिस थाने से मिली थी, उन्हीं डिटेल्स को वेरीफाई करते हुए पुलिस जो थी पूजा सिंह के हस्बैंड तक पहुंच जाती है और जब पूजा सिंह डे के हस्बैंड तक पहुंचती है तो हस्बैंड से जाकर पूछताछ करती है। तो जो पूजा के पति होते हैं वो भी सारी बात सिलसिलेवार तरीके से पूजा के बारे में पुलिस को बता देते हैं। पूजा के पति बताते हैं कि 29 तारीख को उसकी जो पत्नी थी ये बेंगलोर गई थी किसी काम से और उसके बाद में 31 तारीख को उसे लौट के आना था, लेकिन वो लौट के आती नहीं है बल्कि 31 तारीख के बाद में उसे एक टेक्स्ट मैसेज मिलता है जिस टेक्स्ट मैसेज में ये लिखा होता है कि मुझे 5 लाख रुपए की अर्जेंट में ज़रूरत है और मैं किसी काम से हैदराबाद आई हुई हूँ। अब ये बातें जब पुलिस सुनती है तो उसके बाद में वापस से बेंगलोर जाती है और बेंगलोर जाने के बाद में उस एयरपोर्ट के पास में जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे और एयरपोर्ट के सीसीटीवी कैमरास थे वो सारे ही सीसीटीवी कैमरास को चेक करती है। और दोस्तों जब सीसीटीवी कैमरास को चेक किया जाता है तो वहाँ पर पुलिस को एक टैक्सी दिखाई पड़ती है जिस टैक्सी को इस पूजा ने ऑनलाइन बुक किया था। अब पुलिस वाले उस टैक्सी की डिटेल्स निकालते हैं तो पुलिस को बड़ी हैरानी होती है। जिस दिन इस पूजा को इसने पिक किया था उसके बाद से इस टैक्सी ड्राइवर ने एक भी बुकिंग नहीं की थी। अब जैसे ही पुलिस को ये डिटेल मिलती है तो पुलिस को इस टैक्सी ड्राइवर के ऊपर शक ही होता है। पुलिस को लगता है कि ये टैक्सी ड्राइवर शायद डर की वजह से कहीं छुपा हुआ है और हो ना हो पूजा का कत्ल इसी ने किया है। फिर क्या था, पुलिस जो थी इस टैक्सी ड्राइवर के बारे में पता लगाती है तो पता चलता है इसका नाम एचएम नागेश है जिसकी उम्र तकरीबन 25 से 30 साल के आसपास है। फिर क्या था, पुलिस इस एचएम नागेश को उठा लेती है। उठाने के बाद में इससे पूछताछ करती है
तो जो एचएम नागेश था ये बताता है कि हाँ 29 तारीख को मैंने पूजा को एयरपोर्ट से पिक ज़रूर किया था, लेकिन उसके बाद में वापसी में मैंने उसको नहीं छोड़ा। मैंने बस उसके होटल पे ले जाकर उसको छोड़ दिया था। उसके बाद से पूजा कहाँ गई, किसके साथ गई, मुझे नहीं पता, क्योंकि वापसी की आप बुकिंग देखेंगे तो पूजा की बुकिंग मेरे साथ में नहीं है। अब पुलिस भी जब सारी चीज़ें वेरीफाई करती है तो पुलिस को लगता है कि हाँ ये चीज़ें तो सही हैं, इस व्यक्ति ने पूजा को पिक नहीं किया है। तो फिर पूजा को पिक किसने किया था? इन सारी ही चीज़ों का पता लगाने के लिए पुलिस जो थी उस होटल में पहुँचती है जहाँ पर पूजा ठहरी थी। अब उस होटल में जाके पता करती है, वहाँ के सीसीटीवी कैमरास चेक करती है। तो पुलिस को बड़ी ही हैरान कर देने वाली बात पता चलती है। दरअसल ये जो व्यक्ति था एचएम नागेश, इसी की टैक्सी आती है, सीसीटीवी में साफ दिखाई पड़ती है और यही पूजा को पिक करता है, उसके बाद लेकर चला जाता है। अब फिर क्या था, पुलिस इस एचएम नागेश से सख्ती से जब पूछताछ करती है तो एचएम नागेश अपना जुर्म कबूल करता है और एचएम नागेश बताता है कि हाँ 29 तारीख को मैंने पूजा से को एयरपोर्ट से पिक किया था, लेकिन जब मैंने पूजा को एयरपोर्ट से पिक किया था तो रास्ते में ही पूजा ने मुझसे 31 तारीख की वापसी की बुकिंग कर ली थी, लेकिन ये बुकिंग उसने ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन की थी और लगभग 1200 रुपये में हमारी बुकिंग हुई थी। अब इसी समय पूजा, चूँकि वो काफ़ी देखने में अमीर लग रही थी, उसके पास 2-2 मोबाइल फ़ोन थे, एक एप्पल का था, एक सैमसंग का था, साथ में उसके लग्ज़री पर्स, लग्ज़री कपड़े। तो मुझे भी लगने लगा था कि पूजा काफ़ी ज़्यादा पैसे वाली महिला है और ऐसे में पूजा ने ऑफ़लाइन बुकिंग की थी तो उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं होगा। और इसी समय मेरे ज़हन में आ गया था कि मैं पूजा के साथ में लूट-पाट करूँगा और जब मैं 31 तारीख को पूजा को पिक करने के लिए आता हूँ, तो उसके बाद सुनसान जगह पर ले जाकर मैं पूजा को चाकू के सहारे लूटने की कोशिश करता हूँ और ये चाकू मैंने पहले से ही अपनी गाड़ी के अंदर रख लिया था। अब जब मैं पूजा को पिक कर उससे लेके जाता हूँ जंगल में, उससे जब मैं लूटपाट करने की कोशिश करता हूँ तो पूजा के पास में कोई भी कैश बरामद नहीं होता है। पूजा के पास में कैश के तौर पर महज़ 500 रुपए मिलते हैं। इसी वजह से ये जो एचएम नागेश था ये पूजा के ऊपर भड़क जाता है और उससे मार-पिटाई करने लगता है। पूजा भी अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और साथ के साथ एचएम नागेश को धमकी भी देती है कि देखो, तुम जो भी कर रहे हो वो गलत है और मैं इसकी पुलिस कंप्लेंट करूँगी और तुम्हारे साथ बहुत गलत हो जाएगा। इसी वजह से एचएम नागेश डर जाता है और पहले तो लगभग 22 बार पूजा के पेट में ये चाकू मारता है। जब पूजा की मौत हो जाती है तो थोड़ी दूर जंगल में ले जाकर उसके सर को किसी पत्थर से बहुत वार-वार कर कुचल देता है ताकि डेड बॉडी की शिनाख्त ना हो सके। बहरहाल दोस्तों, यहाँ पर एचएम नागेश ने महज़ कुछ पैसों के लिए पूजा का कत्ल कर दिया और पूजा के पास में कैश के तौर पर महज़ 500 रुपए ही निकले थे। और बाद में एचएम नागेश ने पूजा के पति को भी मैसेज किया कि मैं हैदराबाद आई हुई हूँ, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि पूजा के बैंक अकाउंट में भी उतने पैसे नहीं थे। लिहाजा पुलिस ने एचएम नागेश को अरेस्ट किया और यहाँ पर तारीफ करनी होगी बेंगलोर पुलिस की, जिन्होंने इस ब्लाइंड मर्डर का बहुत ही अच्छे तरीके से खुलासा कर दिया। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। बाकी दोस्तों, मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और डॉक्यूमेंट्री के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।